नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है समीर और दोस्तों सोचिए ज़रा, आज से हज़ारों साल पहले मेसोपोटामिया के एक छोटे से गांव की धूल भरी ज़मीन पर एक फूल पाया जाता है जिसका नाम पड़ता है ओपियम पॉपी। ये फूल वहाँ के लोग उसका सेवन करते थे पानी में मिला करके और उसको पीते थे, जिससे उनके दर्द में उन्हें कुछ देर की राहत मिलती थी। ये नुस्खा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन उस दौर के लोगों को ये नहीं पता था कि इस नुस्खे के चक्कर में आने वाले समय में लाखों लोग अपनी जान गंवाने वाले हैं। हज़ारों कोर्ट केसेस होने वाले हैं, सैकड़ों रैलियाँ निकलने वाली हैं और करोड़ों रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे हर्जाने के रूप में, क्योंकि ये ओपियम पॉपी आने वाले समय में बनने वाला था ओपियोइड पेन किलर। जी हाँ, मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, और काफ़ी दिनों के रिसर्च के बाद मैंने इसके ऊपर आज वीडियो रिलीज़ कर दी है। ये वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरा हिस्ट्री क्या था, किस प्रकार से ये ओपियोइड पेन किलर्स कहाँ से शुरुआत हुई इनकी, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि किन गलत हाथों में, किन इंस्टीट्यूट्स के हाथों में पड़ने की वजह से ओपियोइड पेन किलर्स जानलेवा बन चुके हैं, और तीसरा ये किस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर जा करके आपको फ़ायदा करता है या नुकसान, ये खुद आप बाद में डिसाइड करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जिस ओपियम फ्लावर की अभी तक हम बात कर रहे थे, जिसका पहले के लोग उसका फ्लावर तोड़ते थे और पानी में घोलते थे और उसको पीते थे ताकि उनके दर्द में उनको राहत मिल सके, वो ओपियम फ्लावर आज के डेट में ओपियोइड मेडिसिन का रूप ले चुका था। ये बात सन 1990 के दशक की है, जब अमेरिका के जो वर्कर्स होते थे वो दिन भर काम करके जब थक जाया करते थे तो वो ऐसे दवाई की तलाश में रहते थे जिसको खाने से उनके दर्द में राहत मिल सके। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एंट्री होती है परड्यू फार्मा की, जो कि सैकलर फैमिली के द्वारा चलाई जा रही एक कंपनी थी। ये ऑक्सीकॉन्टिन नाम की एक दवाई को लॉन्च करती है। अभी जो दवाई होती है, इस दवाई के लिए कंपनी ये कहती है कि ये दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट है ये 1% से भी कम है, और इसका जो टाइमिंग है, बॉडी में जो इसका असर है वो 12 घंटे तक रहेगा। अब इस चीज़ को कहने के बाद में इसकी जो मार्केटिंग होती है और इस पर जो इसका विश्वास दिलाने के लिए जो सेल्स मार्केटिंग टीम होती है, वो वहाँ के उस इलाके के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, उन सभी डॉक्टर्स को ये इकट्ठा करती है। याद रखिएगा, उस मीटिंग में जितने भी डॉक्टर्स जाते थे वो बहुत ही हाई लेवल के डॉक्टर्स होते थे। उनको इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करके उनको 5 स्टार होटल में उनके सेमिनार्स रखे जाते थे, और वहाँ पर काउंसलिंग करके उनको ये चीज़ बताई जाती थी, ये चीज़ उनके दिमाग में बिठाई जाती थी कि ये जो मेडिसिन हमने बनाई है, इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और साथ साथ में ये मेडिसिन 12 घंटे तक असर करती है। सेमिनार के ख़त्म होने के बाद में उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स के साथ उनको नवाजा जाता था, उनको महंगे महंगे तोहफे दिए जाते थे और तोहफे के साथ उन्हें घर भेजा जाता था। यानी कुल मिलाकर के एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उनको ब्राइब दी जाती थी, उनको रिश्वत दी जाती थी अपनी मेडिसिन को बेचने के लिए। अब होता क्या है कि डॉक्टर्स उनकी मेडिसिन को ख़रीदते हैं और फिर बाद में आके पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब पेशेंट कोई आता था उनके पास में और वो कहता था कि मुझे पेन है, मुझे दर्द है, मुझे दवाई चाहिए। डॉक्टर्स वही दवाई लिख देते थे जो वो फार्मा कंपनी बेचना चाहती थी। वो दवाई लिख दिया करते थे, वो दवाई पेशेंट लेता रहता था और उसके बाद फिर उसके दर्द में उसको राहत मिल जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, यानी कि जब वो दवाई खाता था, दवाई खाने के बाद उसके दर्द में उसको राहत मिल जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद होता यह है कि वो दवाई का जो असर है, लोग महसूस करते हैं कि ये जो दवाई का असर मुझे 12 घंटे बोल करके दिया गया है, ये दवाई तो सिर्फ 8 या 7 घंटे में ही असर ख़त्म कर दे रही है। तो वो वापस जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी जो आपने मेरे को मेडिसिन दिया था, वो मेडिसिन का तो असर ज़्यादा देर था नहीं, वो मेडिसिन का तो मेरे पर असर ख़त्म हो गया। अब ये जो कंप्लेंट डॉक्टर्स को मिलती है, सेम एज इट इज़ ये कंप्लेंट को ये पहुंचाते हैं कंपनी तक। कंपनी को ये बताते हैं कि जो मेडिसिन आपने ये लिखी हुई है, ये मेडिसिन 12 घंटे तो चल नहीं रही है। तो वहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं कि आप कंपनी को डिफेम मत करिए, अगर आप ये बात बाहर आ जाएगी तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप एक काम करिए, आप इस बात को यहाँ दबाइए और पेशेंट्स को डोज बढ़ाइए, यानी उनको डोज बढ़ा के दीजिए। 1 गोली की जगह आप उनको 2 गोली दीजिए। अब डॉक्टर्स ने क्या किया, उनकी बातों में वापस से आ गए और डॉक्टर्स ने फिर से उनको 1 की जगह डबल गोली देना स्टार्ट कर दिया। अब एक पेशेंट को 2 गोली दी जाती थी, किसी को 3 गोली दी जाती थी, इस प्रकार से ओवरडोज करी गई। अब ऐसे ओवरडोज करने की वजह से
पेशेंट्स पूरी तरीके से उनको लत हो गई उस दवाई की। अब जब वो पेशेंट चाहते थे कि हम वो दवाई को धीरे धीरे करके छोड़ दें, तो जब वो छोड़ने की कोशिश करते थे तो वो महसूस करते थे कि उस दवाई से छोड़ने के बाद से तो उनको और ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनके बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब ऐसे में वो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी उस मेडिसिन से तो मुझे फिर से दिक्कत हो रही है, उस मेडिसिन से छोड़ा मैंने तो मेडिसिन से मुझे और प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे करना क्या चाहिए। डॉक्टर ने एज इट इज़ सेम वही बात जाकर के फिर से कंपनी को बताई। कंपनी ने फिर से बात को दबाने की कोशिश करी, लेकिन आपको पता है कि जब भी कहीं पर कुछ गलत होता है तो आखिर में उसका भांडा ज़रूर फूटता है, और भांडा फूटा। देखिए, हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों लोग पाए जाते हैं। वो जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स की जो टीम थी, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो ब्राइब के चक्कर में, रिश्वत के चक्कर में अपना ईमान बेच चुके थे। तो वहाँ पर जो अच्छे डॉक्टर्स थे, उन अच्छे डॉक्टर्स की टीम लोगों ने मिल करके और उन वहाँ के लोकल लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, कोर्ट में जाकर के कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब जब वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, ये परड्यू फार्मा के अगेंस्ट, तो परड्यू फार्मा जो है इसमें गिल्टी पाई जाती है, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में, जब ये प्रोटेस्ट होता है, हज़ारों लोग उसमें आते हैं, तो प्रोटेस्ट में पता चलता है कि इस दवाई के चक्कर में अभी तक कई हज़ार लोग जो है नशेड़ी हो चुके हैं, कई हज़ार लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, और कई लोग साइड इफ़ेक्ट की वजह से अपने शरीर को आधा खो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए एक लेडीज़ है, एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक। अब वो जो महिला प्रेग्नेंट है, उसको बॉडी में पेन हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर ने क्या किया, उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। वो जो पेन किलर डॉक्टर ने उसको दिया, वो उसकी बॉडी में जा करके उसके बच्चे पर भी उसका मेडिसिन का एक्सपोजर हो रहा है, यानी उसका असर हो रहा है उस बच्चे के ऊपर भी। अब जब वो बच्चा जब तक पेट में है, वो नशा उसको मिल रहा है, उस बच्चे को ही मिल रहा है, तो वो बच्चा उसका हैबिचुअल हो गया। अब जब बच्चा बाहर आएगा तो उसको अब वो मेडिसिन तो नहीं मिलेगी, तो वो बच्चा जब बाहर आएगा तो आने के बाद में उस मेडिसिन के ना मिलने की वजह से उस बच्चे के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, जैसे कि इचिंग या फिर बॉडी पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। अब वो जाएगी डॉक्टर के पास, वो जो महिला है, जो माँ है, वो अपने बच्चे को फिर से डॉक्टर के पास लेके जाएगी। अब जब वो डॉक्टर के पास लेके जाएगी, डॉक्टर को बताएगी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चे को। डॉक्टर क्या करेंगे, एक उसको सिरप दे देंगे। अब वो सिरप पीने के बाद में उस बच्चे को सांस लेने में राहत मिल जाएगी, दर्द में राहत मिल जाएगी। माँ को क्या लगेगा कि वो बच्चे को मेरी दवाई फ़ायदा कर गई, वो बच्चे को जो दवाई वो फ़ायदा कर गई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो दवाई जो दी गई दोबारा, उसमें वही अंश था जो पहले माँ ले रही थी, यानी कि वहाँ से उसको पेन को कम नहीं किया गया उस बच्चे को, उसको जो नशा चाहिए था वो नशा उसको इनडायरेक्टली दिया गया। इस तरह की चालसाजी हो रही थी लोगों के साथ में, जिसके बाद फिर बहुत तेज़ी से ये प्रोटेस्ट बढ़ा, हज़ारों लोग आए, हज़ारों लोगों ने गवाही दी, और फिर फाइनली ये बात साबित हुई कि परड्यू फार्मा गिल्टी है। परड्यू फार्मा के ऊपर कई 100 करोड़ रुपए का पेनल्टी डाला गया और उसने पैसे दे करके ये चीज़ों को सेटलमेंट किया। अब देखिए, ये बात यहाँ पे ये नहीं है कि कोई गलती से हुआ या कोई मिस्टेक थी, ये सोची समझी साजिश थी। ये कोई किसी गली के किसी नुक्कड़ पर 4 लोगों के द्वारा बनाई गई कोई प्लानिंग नहीं थी। ये उसमें बहुत बड़े लेवल के पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग थे इस चीज़ में शामिल, जिन लोगों ने ये पूरा प्लान तैयार किया था, और ये एक कॉरपोरेट के द्वारा की गई एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि क्या वो पैसे देने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया? नहीं, यहाँ पर एक बड़े तूफान की शुरुआत होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि ये दवाई किस तरीके से आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाती है। मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, कोडीन, थर्माडोल, फेंटानिल, इन सभी दवाइयों के पार्टिकल्स ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर, हमारी ब्रेन में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में और हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ में पहले से कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में दर्द होता है तो आप रिसेप्टर को एक ताले की तरह समझिए, और मेडिसिन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको एक चाबी की तरह समझिए। ये ताले में जब भी चाबी लगती है, जब भी पार्टिकल्स आ करके रिसेप्टर्स पे लगते हैं,
तो वैसे ही ये ताला जो सिग्नल भेज रहा था ब्रेन को, वो सिग्नल डीम हो जाता है, जिसके चलते आपको दर्द का एहसास धीरे धीरे करके कम हो जाता है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर दर्द के सिग्नल्स को वहाँ तक हम रोकेंगे नहीं तो दर्द कैसे कम होगा। लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक चैप्टर बताया, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, वो है इस दवाई का डार्क साइड। डार्क साइड यानी कि आगे चल के आपको इससे जो नुकसान होते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। इसके 3 बड़े खतरनाक नुकसान हैं, जिसमें सबसे पहला नुकसान क्या है कि जब भी आप कोई ऐसी दवाई का कंज्यूम करते हैं जिससे कि आपके रिसेप्टर्स का सिग्नल ब्रेन तक जो जा रहा था वो जाना बंद हो जाता है, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को याद कर लेती है। आपकी बॉडी को याद हो जाता है कि जब भी इसको दर्द होगा तो इसके रिसेप्टर्स खुद ब खुद याद दिलाएंगे कि आप वो दवाई खाओ, जिससे कि आपका सिग्नल जो वहाँ जा रहा था वो जाना बंद हो जाए। तो पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपको पेन होगा तो आपकी बॉडी खुद आपको याद दिलाएगी कि आप उस पिल को ले लीजिए, उस दवाई को ले लीजिए, जिससे कि आपका जो सिग्नल वहाँ तक जा रहा था वो जाना बंद हो जाए। दूसरा ट्रैप ये है कि जब भी आप उस मेडिसिन को लेते हैं और उसके पार्टिकल आपके रिसेप्टर्स पे आते हैं, तो आपके पार्टिकल्स जो रिसेप्टर्स पे आ रहे हैं वो रिसेप्टर्स उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट यानी कि उस माहौल में ढल जाते हैं। जैसे कि अभी आप 10 mg की कोई गोली ले रहे थे, अब 10 mg की आप जो गोली ले रहे थे वो आपके रिसेप्टर्स को शांत कर रहा था, लेकिन अब 10 mg से काम नहीं चलेगा 1 साल बाद, 6 महीने बाद। अब उसको चाहिए 15 mg, क्योंकि 10 mg के माहौल में वो ढल चुका, अब वो बॉडी आपकी उससे उभर चुकी है। अब चाहिए उसको 15 mg, फिर चाहिए उसको 20 mg। ऐसे करते 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 आपकी पावर जो मेडिसिन की होती है वो बढ़ती चली जाती है और रिसेप्टर्स को लोड ज़्यादा पड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के रिसेप्टर्स और कमज़ोर होते चले जाते हैं। अब आते हैं तीसरा ट्रैप यह है कि जब भी आप कोई ऐसी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो ऐसे में आपका ब्रेन रिलीज़ करता है डोपामीन हार्मोन। डोपामीन हार्मोन एक हैप्पी हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी को अच्छा फील करवाता है। यानी जब भी आपको दर्द हो रहा था तो आप दर्द में थे, आप तकलीफ़ में थे, आप मायूस थे, लेकिन जैसे ही आपने दवाई खाई अब आप खुश हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप शांत महसूस कर रहे हैं। वैसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी ने डोपामीन को रिलीज़ कर दिया। अब आपकी बॉडी जब जब डोपामीन को रिलीज़ करेगी तब तब आपकी बॉडी शांत रहेगी। अब आपको जब दर्द होगा, आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज़ होना है तो आपको क्रेविंग आएगी अंदर से आपको महसूस होगा कि मैं कितना दुख में हूँ, लाओ मैं एक गोली खा लेता हूँ। आपने वहाँ गोली खाई, आप वहाँ पे उसके एडिक्टिव हो गए। यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे दुनिया में ये सब चीज़ें बड़े धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में वर्ल्ड सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका, जिसकी टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 4 से 5% पॉपुलेशन तो अमेरिका में रहती है, वो 4 से 5% पॉपुलेशन ओपियोइड का 80% अकेले कंज्यूम करती है। पेन किलर्स, जहाँ पे खुद WHO बैठा हुआ है, वहाँ का ये हाल है। आपको बताना चाहूँगा एक देश ऐसा भी है जो इन सब चीज़ों से बचा हुआ है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो लोग हेल्थ के साथ खेल नहीं करते, और उस देश का नाम है जापान। जापान के जो लोग हैं उन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम पेन को झेल लेंगे और इससे होने वाला जो भी हमारे साथ रिजल्ट है, जो भी हमारे साथ लास्ट में होगा, हम सब भुगत लेंगे, लेकिन हम पेन किलर्स नहीं खाएंगे। हमारा दर्द है हम खुद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे। और यही रीज़न है कि जापान के लोग इस चीज़ के दवाई के एडिक्टिव भी कम है, और साथ साथ में वहाँ पर होने वाली जो डेथ्स हैं वो बहुत कम है बाकी कंट्रीज़ के कंपेरिजन। आप खुद जानते हो इस बात को। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है ये वहाँ का हेल्थ कल्चर है, और अगर हम सभी इस हेल्थ कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। और अगर हम कंटिन्यू इस चीज़ को जानते हुए भी करते हैं तो इस चीज़ से हमें आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो चलिए हम ज़रा सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के कंक्लूजन में। आज की वीडियो जो थी वो पेन किलर्स के ऊपर थी। मैंने आपको बताया किस तरीके से दर्द दूर करने वाली दवाई जिसको आप खाते हैं दर्द मिटाने के लिए, और बाद में वही सबसे बड़ा दर्द बन के आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। देखिए हम इतिहास से सीख सकते हैं, इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। तो
तो इसीलिए हमें इतिहास से सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी ऐसी मेडिसिन के हैबिचुअल ना हो। हमारी बॉडी खुद को ठीक करने की ताकत रखती है, और जो ये पेन वगैरह होता है इसे हम एक तरीके से श्राप ना माने, इसे हम एक सिग्नल समझ करके कि हमारी बॉडी कहीं से कुछ डैमेज है तो उसको हम ठीक करना चाहिए, बस वो समझ के हम पेन को हम झेल लें, हमारे लिए यही सबसे बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको ऐसी पेन किलर्स का यूज़ ना करके आप इसके अलावा कुछ और क्या यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कि ये जो वीडियो है ये वाली, ये वीडियो 2 पार्ट में थी, जिसका एक पार्ट मैंने आज कवर किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेन किलर्स क्यों आपको नहीं खानी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेन किलर्स का क्या अल्टरनेटिव है, कैसे आप पेन किलर्स के खाए बिना आप कैसे खुद को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप दर्द को सही कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में बनाऊंगा। और वो अगली वीडियो 1 हफ्ते 10 दिन में आपको मिल जाएगी। तो आप तब तक वेट करिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।